अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर, अ वेरी गुड मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करने वाले हैं हमारे को होस्ट हसीब और हम अपने मॉर्निंग शो का आगाज़ करेंगे खुशगवार बातों के साथ। सेहत और लाइफस्टाइल की कुछ टिप्स आपको देंगे और यकीनन आपने अपने सुबह का आगाज़ भरपूर नाश्ते के साथ कर लिया होगा और इस वक्त बहुत से लोग निकले हुए होंगे अपने काम और ज़रिए माश के लिए। और याद रखें, दिन वही अच्छा होता है जो आप मुस्कुरा के आगाज़ करें, अच्छे पॉजिटिविटी से आगाज़ करें। जो भी पास्ट का नेगेटिव जो भी मसला है वो सब पास्ट में रहने दें और आगे अच्छे दिन के साथ बढ़ें, मुस्कुरा के बढ़ें। और हमारे साथ अगले 2 घंटों के लिए आप लोग वेल कनेक्टेड रहें, क्योंकि हम नेक्स्ट सेगमेंट में जो है इस वक्त तो आपसे टॉप स्टोरीज शेयर करते हैं, लेकिन नेक्स्ट सेगमेंट में हमारे साथ एक बहुत खूबसूरत सी गेस्ट आने वाली हैं जो कि थेरेपिस्ट और काउंसलर भी हैं और हमें मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के हवाले से आगाह करेंगी। अगर हम बात करें, अच्छी बात से आगाज़ करें अपने मॉर्निंग शो का, तो अक्सर जहन में सवाल आता है कि बहैसियत शहरी हम पर भी कुछ जिम्मेदारियां आयद होती हैं, तो क्या हमारी जो छोटी छोटी आदत और रवैये होते हैं तो माशरे की बेहतरी में यही अहम किरदार अदा करते हैं, और क्या हम ये सही से अदा कर पा रहे हैं? ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बहैसियत ज़िम्मेदार शहरी हमारे कुछ फ़राइज़ हैं जिनकी अदायगी हम पर लाजिम है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे छोटे फ़ैसले और रवैये भी माशरती बेहतरी में बड़ा फ़र्क डाल सकते हैं। आपने देखा कि एक आपका छोटा सा अमल, चाहे वो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी हो, ठीक है, बहुत सारा ट्रैफिक नहीं भी है फिर भी आप रेड लाइट पे रुक रहे हैं, आपने सीट बेल्ट पहनी हुई है, चाहे आपको कोई देख रहा है नहीं देख रहा, इट्स फॉर योर ओन गुड। तो जो सफाई सुथराई और दूसरों की मदद या मोहल्ले में शऊर बेदार करना और पूरे शहर के माहौल और उसकी हिफाजत पर असरअंदाज होता है। तो जो जिम्मेदारी है ना, वो सिर्फ फ़र्ज़ की नहीं होती बल्कि हर शहरी की ये एक पावर है, और ये पावर जो है माशरती ज़िंदगी में बड़े फ़र्क का सबब बन सकती है। एक फ़र्द, एक कम्युनिटी के साथ मिलकर आप अपने इलाके मोहल्ले में ये काम कर सकते हैं, जिसका नतीजा एक साफ़ सुथरे माहौल की सूरत में निकलता है। और याद रखें, माशरे की खुशहाली यकजहती में है, यूनिटी में है, ज़िम्मेदार और बाशऊर शहरी में है। उसकी निशानी यह है कि जो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी महफूज और खुशहाल माहौल कायम करने की कोशिश करता है। तो जब हर शहरी अपने फ़राइज़ को समझेगा, छोटे छोटे इक़दामात करेगा, दूसरों की मदद करेगा और क़वानीन की पासदारी करेगा, तो पूरा माशरा इससे एक मजबूत, मुनज़्ज़म और तरक्की याफ्ता कम्यूनिटी में बदल जाता है। और यही जो है मुल्क व कौम की तरक्की का बाइस भी बनता है। और अपनी ज़िम्मेदारियों को आप समझें, क्योंकि ज़िम्मेदारी से आप निभाइए, इसमें ही आपकी कामयाबी है। और इसी अच्छी बात के साथ हम आगाज़ करते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट का और चलते हैं रात भर की कुछ खबरों की जानिब, जिसमें हम मुल्की और आलमी सतह पर अपडेट्स शामिल करेंगे। और अपनी फ़र्स्ट टॉप स्टोरी में आपको हम बताने जा रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी काउंसलर गुल कैसर सरवानी ने भारत को 2 टूक अल्फाज में वाज़े कर दिया है कि कश्मीर भारत का ना कभी था और ना कभी होगा। सिक्योरिटी काउंसिल में खिताब के दौरान पाकिस्तानी काउंसिल गुल कैसर सरवानी ने भारतीय नुमाइंदे के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर एक बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दी की खुली सरपरस्ती के साथ साथ वो भारत ही है जिसने बारहा पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत का इर्तिकाब किया। ये बात तो अंडरस्टूड है कि जो कश्मीर है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। इसके बारे में अभी तक के सिवाय मजम्मती बयान और ये कि वो वहाँ से वो कहते हैं कश्मीर हमारा टूट अंग है, तो यहाँ से कहते हैं कश्मीर ना आपका था ना कभी होगा, सिर्फ ये बयानबाजी और जुमलेबाजी, इससे कश्मीरियों की ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ रहा है? वो तो उसी से बेजा में रह रहे हैं, उसी तकलीफ़ में है। तो भारतीय रियासत का ये तर्ज अमल जो है एक रोग एक्टर की जहनीत की अक्कासी करता है। और पाकिस्तानी काउंसलर ने बताया कि शवाहिद मौजूद हैं कि भारत की सरपरस्ती में काम करने वाले दहशतगर्द ग्रुप्स में तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलोच लिबरेशन आर्मी शामिल हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में मुख्तलिफ हमले किए हैं। तो डेफिनेटली भारत तो अपने साथ उन तमाम लोगों को जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट या फिर जो कोई बागी होते हैं उन लोगों को मिलाना चाहेंगे, चाहे उसमें तहरीक तालिबान ही क्यों ना शामिल हो, उनको मिलाकर वो पाकिस्तान का अगर बुरा चाहते हैं पहले दिन से, तो वो कहीं ना कहीं किसी महाज पर वो उन लोगों को साथ मिलाकर अपने कार्रवाई कर सकते हैं। तो सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बात की जाए तो उनके मशवरे पर अहम कानून साजी की मंजूरी दे दी गई है।
ऐवान सदर से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कानून शहादत यानी जो तरमीमी बिल है, अमेंडमेंट जो बिल है उसमें 2025 की मंजूरी दे दी है। इसी तरह उन्होंने किंग हमद यूनिवर्सिटी ऑफ नर्सिंग एंड एसोसिएटेड मेडिकल साइंसेज बिल 2025 की भी तौसीक कर दी है और सदर जरदारी की जानिब से नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज राइट्स बिल 2025 की भी मंजूरी दे दी गई है। सदर मुमलिकत ने दानिश स्कूल्स अथॉरिटीज बिल 2025 सूबाई मुशावरती ज़रूरत के पेश नज़र नजरसानी के लिए वज़ीर आज़म को वापस भिजवा दिया है, जिसके लिए कहा गया है कि सूबों में दानिश स्कूल्स के क़याम की सूरत में मुतल्लिका सूबाई हुकूमतों से पेश की मुशावरत नागुज़ीर है। तो आपको बताते चलें जो हमारी नेक्स्ट टॉप स्टोरी है उसमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ ने फैज़ हमद को कौमी मुजरिम करार दे दिया है। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, आपको बताएं कि मियां जावेद लतीफ़ ने कहा है कि फैज़ हमीद सरकार के इन्वेस्टिगेशन सेल को ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करते थे और उन्होंने ये भी कहा है कि फैज़ हमीद ने सरकारी और वसाइल के इस्तेमाल से मुल्क के चारों सतूनों को हिलाकर रख दिया। तो दाखिली और खारजी पॉलिसी दोनों फैज़ हमीद ही बना रहे थे। नून लीग रहनुमा ने कहा है कि उन्हें बगावत के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया, क्योंकि जो जनरल फैज़ हमीद है उनकी चीखें सुनना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि जितना तशद्दुद उन पर हुआ, अगर इतना तशद्दुद कुलभूषण यादव पर हो करते तो वो सारे राज अफशा कर देते। दूसरी जानिब जो प्रोग्राम में शामिल कर्नल अनाम और रहीम एडवोकेट थे, उनका ये कहना था कि लापता अफराद का जिम्मा जो है वो फैज़ हमीद पर है। अच्छा, वो मिसिंग पर्सनस का भी उन पर डाल दिया। इस बारे में फैज़ से पूछना चाहिए। उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद सहाफ़ियों को भी लापता करते थे, उनसे उनके मुतालिक पूछा जाना चाहिए, वो लापता अफराद के ज़िम्मेदार हैं। अच्छा, ये सब तो उन्होंने एलिगेशंस लगा दिए हैं फैज़ हमीद पर, क्योंकि ज़ाहिर है अब तो वो कन्विक्टेड भी हैं। अब देखें उन पर मज़ीद और क्या क्या इल्ज़ामात लगते हैं। आगे बढ़ें और कुछ बात कर लेते हैं सिडनी हमले के हवाले से। तो पाकिस्तान ने सिडनी हमले में मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दी का इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की जानिब से सिडनी वाक़े की शदीद मज़म्मत की गई और आसिम इफ्तिखार ने मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ का इयादा किया है। उन्होंने कहा है कि फ़लस्तीनी अवाम जो है वो कई दहाइयों से जुल्म सितम का सामना कर रहे हैं और आसिम इफ्तिखार ने मज़ीद कहा है कि गज़ा में जंगबंदी का मुकम्मल एहतराम किया जाए। जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले पर बिला ताख़ीर अमल दरामद ज़रूरी है। मक़बूज़ा फ़लस्तीनी इलाक़ों पर इसराइली कब्ज़ा ख़त्म होना चाहिए और यहूदी बस्तियों का क़याम फ़लस्तीन के 2 रियासती हल में रुकावट है। उन्होंने ये भी कहा है कि गज़ा में मुकम्मल, महफूज और बिला रुकावट इंसानी इमदाद की फराहमी की ज़मानत दी जाए, क्योंकि आसिम इफ्तिखार ने गज़ा और मगरबी किनारे में मज़ालिम पर इसराइल के एहतसाब का भी मुतालबा किया है। तो आसिम इफ्तिखार ने भी अपने प्रेसर में यही कुछ कहा है इसराइल के हवाले से भी, जो कि सारी दुनिया कह रही है। और इंसानी हुकूक की जो आलमी तंजीम है एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया, उन्होंने कहा है कि किसी अवामी ओहदेदार की जानिब से किसी खातून का हिजाब या नकाब ज़बरदस्ती हटाना औरत की इज़्ज़त, शनाख्त और ज़ाती आज़ादी पर संगीन हमला है। चलो, ये तो अच्छी बात है कि उन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ कर लिया। और ज़ाहिर है जब देखें यहाँ पर अब जो कुछ भी होता है ना, सबसे पहले वो सोशल मीडिया की ज़ीनत बनता है। सोशल मीडिया पर वो चीज़ जैसे ही आती है हाईलाइट हो जाती है, लोग उस पर अपने कमेंट्स देते हैं। अब वो नहीं है वक्त के सोशल मीडिया के दौर से पहले, जब 90 की दिहाई में कुछ भी होता था बस वो अखबारों की शर सुर्खी बनता था, अवाम का रद्द अमल नहीं सामने नज़र आता था, सिवाय इसके कि लोग एहतजाज की सूरत में बाहर आए। लेकिन वो कुछ लोग ही आ सकते थे और उनको बहुत ईजिली कर्टेल किया जा सकता था। अब ये दौर है कि अब सोशल मीडिया का दौर है। अब जो भी खबर होती है उस पे लोगों के कमेंट्स जब आते हैं, उस सूरत में अवाम का रद्द अमल भी सामने आ जाता है। तो हुकूमत हो गई, दुनिया हो गई, स्टेक होल्डर्स हो गए, सबके सामने अवाम का रद्द अमल जब सामने आ गया तो उनको भी पहले से कुछ ना कुछ इस पर कोई ना कोई लाहे अमल तरतीब देना पड़ता है और फ़ौरन से वो भी इस चीज़ पर अपना मज़म्मती बयान जारी उन्होंने किया और ये कहा कि किसी भी खातून का हिजाब ज़बरदस्ती हटाना उसकी आइडेंटिटी और उसकी ज़ाती आज़ादी पर संगीन हमला है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के बयान में कहा गया है कि ऐसे इक़दाम न सिर्फ ख़वातीन के बुनियादी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी हैं, बल्कि माशरे में खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ के माहौल को भी फ़रोग़ देते हैं।
तो तंजीम ने जोर दिया है कि अवामी ओहदेदारान को मजहबी आज़ादी और ख़वातीन के वक़ार का एहतराम करना चाहिए। और ये बयान भारतीय रियासत बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के हालिया इक़दाम के बाद सामने आया। अच्छा, ये जो साहब आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि जो उनका हिजाब हटा रहे थे खातून का, वो कितना, मतलब आप सोचें, आप किसी से बात करते हुए उसको, उसके बगैर इजाज़त आप उसको टच भी नहीं कर सकते, उसके कंसेंट के बगैर आप कैसे किसी का भी मतलब किसी के कपड़े या किसी की टाई खींच, जैसे अगर वो खातून उस आदमी की टाई खींच देती, वो कैसा लगता, बुरा लगता है ना। इसी तरह उसने उसके जो हिजाब खींचा है, तो वो भी मतलब दिस इज़ नॉट समथिंग कि आप इसको कहें कि वो अपनी आइडेंटिटी छुपा रही है या फिर वो मुसलमान है तो वो किसी भी तरह का उस पर आप उसके साथ सलूक कर लें। बेसिकली दिस इज़ ह्यूमन राइट। आप किसी भी रास्ते चलते आप किसी को भी इस तरह से नहीं कर सकते। वो सामने आपसे बैठ के इज्जत से बात कर रही हैं, ये कौन सा तरीका है। तो इन्होंने अपनी तरबियत और तालीम का मुजाहरा किया है सिर्फ, और ये है भारतीय रियासत बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार। इनके यहाँ वज़ीर आला भी इस लेवल के हैं, तो अवाम का तो फिर क्या ही कहना। लेकिन खैर, अब वही बात ना कि एक बंदे के इक़दाम से हम सबको नहीं बदनाम कर सकते। अच्छे लोग भी होंगे और उनमें बुरे लोग भी होंगे, दोनों तरह के स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं, हमें दोनों तरह के लोगों को देखते हुए चलना होता है। तो जहां पटना में एक तकरीब के दौरान उन्होंने एक मुसलमान खातून डॉक्टर का नकाब खींच दिया था, तो इस वाक़े की जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आया और भारत में इंसानी हुकूक के कारकुनों और समाजी रहनुमाओं ने इस वाक़े को अक़लियती ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से तशवीशनाक करार दिया। मतलब ज़ाहिर है वहाँ पर जो मुसलमान हैं उनको अक़लियती उनको माइनॉरिटीज़ में शामिल किया जाता है। तो आप नॉट ओनली कि उनका वो माइनॉरिटी राइट था या फिर वो खातून थी तो इसलिए वो इज़्ज़त की हकदार थी, मतलब दिस इज़ बेसिक एथिक्स। ये इनको अब कैसे कोई समझाए कि भाई आप, चलो वो मुसलमान थी, चलो उन्होंने हिजाब पहना हुआ था, वो जो कुछ भी करें, बट दिस इज़ बेसिक एथिक कि आप किसी के निकाब तक कैसे पहुंच सकते हैं। हाउ कुड यू इवन डू दिस। तो मुतालबा किया है अब सबने कि ज़िम्मेदारान के खिलाफ फौरी, शफाफ और कानूनी कार्रवाई की जाए। और दूसरी जानिब जो अपोजिशन जमात कांग्रेस है उसने भी इस इक़दाम की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा है कि किसी खातून के लिबास या मजहबी शनाख्त के साथ इस तरह का रवैया नाकाबिल कबूल और गैर अखलाक़ी है। तो वज़ीर आला के खिलाफ हरासमेंट का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा भी ज़ोर पकड़ रहा है। बेसिकली यस, दिस इज़ एन आउटराइट हरासमेंट। आप बल्कि आपकी वीडियो बन रही है उसके बावजूद आप इस तरह की हरकत करके अगर ये समझ रहे हैं कि आपको शायद थोड़े से वोट मिल जाएंगे, आपके जो आरएसएस और गुंडागर्दी वाली जो जमात है उनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस है या उनकी ज़्यादा वोटिंग है आपके पास, उनके ज़्यादा नंबर ऑफ़ वोट्स हैं आपके पास, तो उन जैसे लोगों की आपको हिमायत मिल जाएगी। तो इस तरह से आपने अपना इमेज पूरी दुनिया में ख़राब तो किया ही किया, लेकिन साथ में अपनी वो सीट भी आपने खो दी। तो बहरहाल आगे बढ़ें और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, जिन्होंने मज़ीद 20 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियां लगा दी हैं। नई पॉलिसी का जो इतलाक है 1 जनवरी से किया जाएगा और नई पॉलिसी की जद में उन ममालिक के तलबा और अमरीकी शहरियों के अहल खाना और अफगान स्पेशल इमिग्रेंट वीज़ा के हामिल अफराद भी आएंगे। डेफिनेटली अफ़गानिस्तान जिस तरह की वहाँ पर दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ वहाँ से हो रही हैं, तो वहाँ पर लोगों को बिल्कुल उनका इसी तरह बायकॉट करना चाहिए। तो अमरीकी मीडिया के मुताबिक शाम, जनूबी सूडान, नाइजीरिया, माली और बर्किना फासो और ऐसे शहरियों के अमरीका सफ़र पर पाबंदी आयद की जा रही है जिनकी सफरी दस्तावेज़ फ़लस्तीनी अथॉरिटी जारी करती है। जिन ममालिक के शहरियों पर जुज़वी पाबंदियाँ लगाई गई हैं उनमें अंगोला, एंटीगुआ, बारबोडा, बिनियन, आइवरी कोस्ट, डोमिनिका, गबोन, गैम्बिया, मलावी, मोरितानिया, नाइजर, सेनेगाल, तंजानिया, टोंगा, ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे शामिल हैं। तो सदर ट्रंप ने पहले अफगानिस्तान समेत 12 ममालिक के शहरियों पर जून में पाबंदी लगाई थी और व्हाइट हाउस के बाहर अफगान शहरी की नेशनल गार्ड पर फायरिंग के बाद तीसरी दुनिया के तमाम ममालिक से, तीसरी दुनिया ये लोग कहते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री, जो डेवलपिंग या नॉन डेवलप स्टेट्स होती हैं, अफगानिस्तान को तो बिल्कुल नॉन डेवलप
स्टेट कहना चाहिए, क्योंकि उसको तो अपनी मौशरती, अपनी मौशी, अपनी किसी भी ना इकनॉमिकली वो साउंड है, ना ही वहाँ कोई पीस है, ना ही वहाँ पर अबूरी हुकूमत है, सोचें, ना ही वहाँ पर कोई उनकी अपनी हुकूमत है। फिर ऊपर से इंडिया के साथ मिलकर ये लोग दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अगर अब अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान पर हमला कर रहा है, तो सोचें फिर ऐसा फ़र्द अगर किसी दूसरे अमेरिका जैसे मुल्क में जाएगा तो उसकी वहाँ पर क्या पजीराई होगी। तो इसलिए ऐसी जगहों को थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहते हैं। और यहाँ से लोगों के नकल मकानी रोकने का बयान दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं मौसम की सूरत हाल की। तो भाई मुल्क भर में मौसम सर्द और महकमे मौसमियात ने मज़ीद सर्दी बढ़ने की पेशगोई भी कर दी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मौसम की वो जो तेज़ी और तुर्शी थी वो कम हो गई है, थोड़ा सा ठंड मौसम में आ गया है। मतलब ये कि अब पंखे खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हल्का सा ब्लैंकेट ले लो, बस इसी से कराची वालों का गुजारा हो जाता है। और इसी पे हम भाई अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि ना यहाँ पर हम तेज़ बारिश बर्दाश्त कर सकते हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही बेसिकली बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना हम यहाँ पर तेज़ ठंड बर्दाश्त कर सकते हैं, हमें इतनी हिम्मत नहीं है। हम क्योंकि सारा साल गर्मी सह रहे होते हैं, तो हम खुद ही ऑलरेडी आदी हो चुके होते हैं उस गर्मी की। तो बस वो जो थोड़ी सी ठंड मिल गई ना, हम उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। और भाई सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में भी मौसम सर्द और खुश्क है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बिल्कुल नॉर्दर्न एरियाज़ में तो इस वक्त -1 होगा, बहुत तेज़ सर्दी हो गई। तो इसी दौरान में आपको पता है फिर धुंध में भी इजाफा हो जाता है। मोटरवेज़ और कौमी शाहराह पर हद निगाह कम होने से मोटरवे पुलिस ने हिफाजती इक़दाम के तहत मुतादिद सड़कें बंद कर दी हैं। और तर्जुमान मोटरवे सेंट्रल रीजन सईद इमरान अहमद के मुताबिक मोटरवे M2 लाहौर से हरम मीनार तक धुंध के बाइस बंद है। और भाई मोटरवे के बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो इसी तरह बंद हैं। और तर्जुमान मोटरवे ने कहा है कि भाई मोटरवे की बंदिश का मकसद आवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ है। और कौमी शाहराह मांगा मंडी, पतोकी, ओकाड़ा, साहिवाल, कसवाल, अक़बाल नगर, चीचावतनी, मियाँ चुनू, खानेवाल, मुल्तान, बस्ती मलोक, लोधरा, बहावलपुर, अहमदपुर, शर्किया, रहीम यार खान और सातगवात में जहाँ धुंध छाई हुई है, हद निगाह 0 से 100 मीटर तक रिकॉर्ड की गई है। तो सैयद इमरान अहमद ने खबरदार किया है कि धुंध के दौरान लेन की खिलाफ वर्जी खतरनाक हादसा का बाइस बन सकती है और रोड यूजर्स को लेन डिसिप्लिन पर सख्ती से अमल करने, तेज रफ्तारी से गुरेज और आगे वाली गाड़ी से महफूज फासला रखने की हिदायत की है। तो भाई शहरी जो है वो गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। तर्जुमान मोटरवे का हुक्म जारी हो गया है और उन औकात में सफ़र करें जैसे दिन का वक्त है, तो वो उसको आप तरजीह दें। नेक्स्ट सेगमेंट हमारा है लाइफस्टाइल और हेल्थ से रिलेटेड ना। अच्छा, डिप्रेशन की अब हम बात करेंगे। मेंटल हेल्थ जो है ये एक संगीन जहनी बीमारी है और आज जो दुनिया का हर माशरे में आम होती जा रही है। इसमें मुब्तला अफराद जो है तवील अरसे तक उदासी, मायूसी और दिलचस्पी में कमी महसूस करते हैं और ये ना सिर्फ इनके जज्बात और रवैये बल्कि जिस्मानी सेहत पर भी गहरे असरार डालती है। माहिरीन के मुताबिक डिप्रेशन सिर्फ आर्जी गम या थकन नहीं है बल्कि एक हकीकी बीमारी है। जैसे आजकल तो लोगों ने ट्रेंड बना लिया है कि मुझे डिप्रेशन हो गया, मुझे डिप्रेशन हो गया, हर दूसरा बंदा कहते हुए नज़र आ रहा है। डिप्रेशन इज़ नॉट दैट सिंपल। ये हर किसी को नहीं होता, जिसको होता है बस उसी को होता है और उसको लग पता जाता है, क्योंकि वो फिर क्लिनिकल डिप्रेशन होता है, वो जस्ट चलता फिरता है और डिप्रेशन नहीं होता। इसका बरवक्त इलाज ना करना ज़िंदगी के मयार पर मनफी असर डाल सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में 264 मिलियन से ज़्यादा अफराद डिप्रेशन के शिकार हैं और ये माजूरी की वजह एक बड़ी वजह बन चुकी है। माहिरीन का कहना है कि डिप्रेशन की बुनियादी वजूहात में जो है जो केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है दिमाग में, या हार्मोनल चेंजेस होती हैं, या आपकी जेनेटिक सेंसिटिविटी भी हो सकती है इसमें, और ज़िंदगी के दबाव वाले जैसे कुछ स्ट्रेसर्स होते हैं, इस तरह के वाक़यात भी शामिल होते हैं। डेफिनेटली देखो, डिप्रेशन सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ ना कुछ चेंज चलती आ रही होती है, कुछ ना कुछ ऐसे ट्रॉमा इवेंट, पास्ट ट्रोमैटिक डिसऑर्डर्स, इस तरह की चीज़ें चलती आ रही होती हैं। या बचपन में ज़्यादातर जो लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं ना, उनका बचपन कैसा होता है, उनके वालिदैन आपस में लड़ रहे होते हैं, तो वो जो उनकी लड़ाई होती है ना, बच्चे क्योंकि सेंसिटिव होते हैं, मासूम होते हैं, उनके मासूम से जहन पर क्या असर पड़ता है? यही असर पड़ता है कि उनके ब्रेन के केमिकल सेल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं बड़ों को बच्चों के सामने
चिल्लाकर भी बात नहीं करनी चाहिए, गुस्से में भी बात नहीं करनी चाहिए, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। उन कमरे में जाकर आप जितनी लड़ाई झगड़ी करनी बच्चों के साथ में ना करें। बच्चे जो देखेंगे ना वो ही सीखेंगे और उससे उनके जो जहनी सेहत पर जो असर पड़ेगा फिर वो उनको आप लाइफ लॉन्ग इलाज करवाते रहें, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो है ज़ाहिर है सबसे पहले जो इस तरह के मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं वो आपकी नींद से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले नींद डिस्टर्ब होती है, यानी कि अगर इसके अलामात पूछना चाहेंगे ना, जब भी कोई डॉक्टर के पास जाता है सबसे पहले वो अपना नींद का इशू लेकर आता है कि भाई डॉक्टर साहब मैं रात में सो नहीं पा रहा, मुझे ये आवाज़ें आ रही हैं, मुझे ये डर लग रहा है, मुझे यूँ हो रहा है, और इस तरह से ये चीज़ शुरू होती है। तो नींद की ख़राबी और इवन के आपको सुसाइडल थॉट्स भी आती हैं, यानी कि आप अपनी ज़िंदगी से इतने मायूस हो चुके होते हैं, आपको आसपास जैसे ये हमें कलर्स नज़र आते हैं ना, उनको सब ब्लैक एंड वाइट नज़र आ रहा होता है, जिनको डिप्रेशन होता है। मतलब ये कि ब्लैक एंड वाइट एज इन नॉट इवन इन कलर्स, बट सब चीज़ें सब नेमते के होते हुए भी उनको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती, उनका लाइफ में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, उनको आगे बढ़ने की उनकी जो विल है, होप है, जो आम इंसानों को होता है कि हाँ यार अच्छा हो जाएगा, कुछ नेक्स्ट अच्छा हो जाएगा, आज अच्छा नहीं हुआ नेक्स्ट, उनके दिमाग में कुछ नेक्स्ट नहीं चल रहा होता, उनके दिमाग में बस होता है ये हो गया मेरे साथ, बस मुझे तो मर जाना चाहिए। ऐसे लोग इतने ज़्यादा सुसाइडल होते हैं कि अगर जो है आप उनसे बात ना करें, उनकी थेरेपी ना करें, किसी दिन वो अचानक से इरादा कर लेंगे और वो साथ में फ्लोर से कूद जाएंगे, या फिर अचानक से वो यूं इरादा कर लेंगे कि स्लीपिंग पिल्स खा लेंगे, या अचानक से बस वो ऐसे गायब हो जाएंगे कि फिर आप अगले दिन सिर्फ उनकी फातिहा ही पढ़ सकते हैं। तो जो साइकोथेरेपी और अद्वियात और तर्ज ज़िंदगी है ना, उसमें मुस्बत तब्दीलियाँ इस बीमारी से निमटने की मौसर तरीक़े हैं, जबकि बरवक्त तशख़ीस और इलाज से मरीज़ की ज़िंदगी के मेयार में नुमाया बेहतरी लाई जा सकती है। तो आपको जो है ना, जैसे पहले ज़माने में होता था कि अगर कोई साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है तो बस उसको एक टैबू होता कि अच्छा साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है तो पागल है, मतलब उसको एक बंदा पहली मेंटल हेल्थ इशू फेस कर रहा है उसको फिर पागल भी कह दो, वो तो माशरती तौर पर आइसोलेट हो गया ना, तो उसने तो पहले अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया, फिर आप उसको मज़ीद आइसोलेट करके उसको बिल्कुल ही मायूस करने जा रहे हैं। तो मतलब एक तो उसके साथ तकलीफ़ है, ऊपर से आपने उसको आइसोलेट भी कर दिया माशरती तौर पर। तो ऐसा ना कीजिए हरगिज़ भी, किसी को भी ऐसी मुश्किल में उसका हाथ पकड़िए, किसी के इंजरी तो नज़र आ जाती है, उंगली कट गई, किसी के पथरी हो गई, आपको कोई फिज़िकल कोई एक्सीडेंट हो गया, आपने उससे हमदर्दी कर ली, सब उसको तो अंडरस्टैंड कर लेते हैं, लेकिन अगर किसी के साथ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं ना, वो बेचारा एक्सप्रेस कर पाता है, जाहिर है हर कोई छुपाना चाहता है, कोई भी नहीं चाहता कि मैं लोग मुझसे हमदर्दी करें या बिला वजह मुझे मेरी इस वीकनेस पे मुझे टॉन्ट करें, और ये कोई भी नहीं चाहेगा कि जो है जो भी इस तकलीफ़ से गुजर रहा है, और अगर वो चाहे भी कि कोई उसको सुने, कोई उसको समझे, तो लोग ज़्यादातर रोने वाले बंदे के पास नहीं जाना चाहते, हर कोई खुश रहना चाहता है। तो ऐसे बंदे को थेरेपी की ज़रूरत होती है, काउंसलर्स की ज़रूरत होती है, और साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत होती है, कुछ दवाओं की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि दवाओं से जो केमिकल्स हैं वो बैलेंस हो जाते हैं, फिर आपको जो है आपकी लाइफ दोबारा ट्रैक पर आ सकती है। तो इसलिए ना दवाएं अवॉइड करें, ना साइकोलॉजिस्ट को अवॉइड करें, ना थेरेपी अवॉइड करें, बल्कि जितना ज़्यादा अपने लिए अच्छा कर सकते हैं करें और आगे बढ़ें, ज़िंदगी दोबारा से जिएँ। और इसी हवाले से हमारा नेक्स्ट सेशन भी आज होने जा रहा है, जिसमें हमारे पास बहुत ज़बरदस्त थेरेपिस्ट काउंसलर हैं, वो आपको बताएंगी कि किस तरह से आप इस चैलेंज से निमट सकते हैं। हम चलिए फिर अब हमारे पास अब नेक्स्ट जो सेगमेंट है वो हमारा टूरिज़म का है, और टूरिज़म में आज जो हम आपको जगह एक्सप्लोर करवाने जा रहे हैं वो है हैदराबाद का मुखी महल। तो मुखी महल कैसा है, चले आके देखते हैं। हैदराबाद पाकिस्तान का 8वां और सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, जो दरियाए सिंध के बाएं किनारे पर वाक़ई है। तारीखी एतबार से भी ये शहर अपनी अलग और मुनफरिद शनाख्त रखता है। कुल्होड़ों और टालपुर मीरों के दौर में ये सिंध का दारुल हुकूमत रहा और इल्मी, अदबी और सियासी सरगर्मियों में भी शहर का अहम मुकाम रहा। पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ हिंदू आबाद थे, जो तकसीम के बाद अपने वतन से रुखसत हुए, लेकिन उन्होंने एक अनमोल खजाना छोड़ा, जो हैदराबाद की खूबसूरत और फनकारी
खुशहाली से भरपूर इमारतों की शक्ल में आज भी मौजूद है। इनमें से मुखी महल नुमाया मुकाम रखता है। मुखी हाउस को सन 1920 में जेठानंद मुखी ने तामीर करवाया, जो उस जमाने के मुमताज खानदानों में शामिल थे। ये महल शाहाना रिहाइश, बड़े हॉल, कुशादा सहन और शानदार फर्नीचर की वजह से न सिर्फ शहर बल्कि पूरे सूबे में अलग मुकाम रखता था। मुखी महल पक्का किला रोड पर हजरत मोहानी लाइब्रेरी के बिलमुकाबिल पुराने शहर के संगम पर वाक़ है और तकरीबन 1 सदी पुरानी ये इमारत आज भी सयाहों की तवज्जो का मरकज है। महल 2 मंजिलों पर मुश्तमिल है, जिसमें 12 कमरे और 2 कुशादा हॉल है। रोशनी के मुनासिब इंतजाम के लिए खालिस लकड़ी से बनी खिड़कियां और रोशनदान बनाए गए, जिनमें शीशम और सागवान की लकड़ी इस्तेमाल हुई। महल में मरकजी गुम्बद, आर्चनुमा दरवाजे और खूबसूरत फर्श इसे दीगर इमारतों से मुमताज बनाते हैं। उस दौर में फन तामीर के जदीद रुझानात को मद्देनजर रखते हुए इस महल को तामीर किया गया। पूरी इमारत में ईंट के बजाय सुर्ख ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया है। फर्श पे निहायत ही दिलफरेब सफेद रंग के टाइल्स नस्ब हैं। तक़सीम हिंद के बाद मुखी खानदान ने इमारत खाली कर दी, जिसके बाद मुख्तलिफ सरकारी मकासद के लिए इस्तेमाल की गई और कुछ नुकसान भी पहुंचा। सन 2008 में मुखी खानदान ने शर्त रखी कि अगर वो प्रॉपर्टी के हुकूक से दस्तबरदार हों तो इमारत महफूज की जाए और अवाम के लिए म्यूजियम में तब्दील की जाए। सिंध हुकूमत ने सन 2009 में इंतजाम संभाला और बहाली का काम शुरू किया, जिसके बाद मुखी महल अवामी म्यूजियम के तौर पर खुल गया। मुखी हाउस में असल जमाने का फर्नीचर, फानूस और दीगर अशिया महफूज हैं और हर मंजिल में उनका इंतजाम कदीम अंदाज के मुताबिक किया गया है। महल में खालिस लकड़ी के दरवाजे, खिड़कियाँ, बड़े हॉल, अंदरूनी सहन इसकी खूबसूरती और फनकारी को उजागर करते हैं। म्यूजियम में तारीखी तस्वीर, मुखी खानदान के नवादरात और कदीम अशिया नुमाइश के लिए रखी गई है। पहली मंजिल के सहन में कैफे भी बनाया गया ताकि सयाह तारीखी माहौल में वक्त गुजार सके। मुखी महल हफ्ते के मुख्तलिफ दिनों में आवाम के लिए खुला रहता है और सयाह, तालिब इल्म और मुहक्किकीन यहाँ आकर तारीख, फन तामीर और सकाफती विरसे के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। ये इमारत न सिर्फ शहर हैदराबाद बल्कि पूरे पाकिस्तान की तारीखी और सकाफती विरसे की रोशन मिसाल है।